Hey everyone, welcome to Syncori Education. I'm Muskan. Call in front of you all. Class 9 हम अपने चैप्टर के ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, जिसमें हमारा एक टॉपिक और बाकी है, दैट इज़ आइसोटोप्स वाला जो टॉपिक है। आज हम अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी हम ये तो जानते हैं, हमें मतलब ये पता चल गया है सारे एक्सपेरिमेंट्स को मिला के कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं। एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड पाथ में जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। ये तो हमें सारी चीज़ों से पता चल गया। दूसरी बात हमें क्या पता चली कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज में, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और जो पूरा एक एटम होता है वो कैसा होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्यों होता है न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज क्यों नहीं होता? उसके पीछे का रीज़न ये है कि जितना एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो इसलिए जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, जिसमें हमें पढ़ना है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो गाइस, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ये क्या बेसिकली कहलाता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि हम एक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जो शेल्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो क्या होती है, उस एटम की क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड टॉपिक जो है वैलेंसी। तो अब ये क्या बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट, ये हमें किसने बताया था, ये कौन सी स्कीम, इसके पीछे गाइस एक स्कीम रही है। कौन सी स्कीम है वो आई होप आपको पता होगा। वो है गाइस बोर-बरी स्कीम। कौन सी स्कीम है, दैट इज बोर-बरी स्कीम। बोर-बरी स्कीम में क्या कहा गया है, बोर-बरी स्कीम में कहा गया है कि हर एक एलिमेंट का एटम जो होता है वो क्या करना चाहता है, खुद को स्टेबल करना चाहता है। पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। बेसिक जो है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को एटम के जो शेल्स हैं उनमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसे हम एनर्जी शेल्स बोलते हैं या फिर ऑर्बिट्स बोल लो आप। तो द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल, जो अलग अलग शेल हैं उनमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है या फिर बांटना है, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। जैसा ही मैंने आपको बताया, हर एक शेल की कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी इन द सेंस, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके पास 4 भगोने हैं, ठीक है। एक भगोने में 1 लीटर पानी आ सकता है, दूसरे भगोने में 2 लीटर आ सकता है, तीसरे की कैपेसिटी है कि उसमें 5 लीटर आ सकता है, और एक छोटा सा है जिसमें आप 2-3 ग्लास ही पानी डाल सकते हो। तो मतलब हर एक वेसल की, या फिर ऐसा कोई भी ले लो, हर एक बर्तन की अपनी अपनी कैपेसिटी है। वैसे ही सेम हर एक एक शेल की, हर एक एक एनर्जी शेल की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन स्टोर हो सकते हैं। तो ये हमें बोर-बरी ने बताया है, और उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि एक जो शेल है उसकी कैपेसिटी क्या है। तो वो फॉर्मूला क्या है गाइस, 2n²। ये है वो फॉर्मूला। n क्या है, n है यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स। n इज द नंबर ऑफ शेल्स। मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक एटम है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ठीक, ये न्यूक्लियस है, और अब ये शेल है इसका, K शेल, फिर L शेल। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में देखा था। या तो हम इसको ऐसे बोलें कि ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 3 है, या फिर हमने इनको अल्फाबेटिकली वाइज भी देखा है कि फर्स्ट शेल है K शेल, सेकेंड शेल है L शेल, एंड थर्ड शेल है M शेल, ठीक। तो इस वाले फॉर्मूला में हमें क्या करना है, यहाँ n की जगह क्या रखना है, कौन सा नंबर ऑफ शेल है वो, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट शेल की बात करें, चलिए अब नेक्स्ट उस पर देखते हैं। यहाँ पे अब हमें देखना है कि कैसे हम पता करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इससे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस किसी भी एक शेल में पाए जा सकते हैं। तो 2n² में सबसे पहले देखते हैं n = 1। अगर हमने n को 1 रख के देखा और स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा गाइस, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 2 = 2। तो यानी K शेल की कैपेसिटी है कि उसमें खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं L शेल की। L शेल में हमें क्या करना है, L कौन सा शेल है, सेकेंड शेल है, तो यहाँ रख दिया हमने 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एंड 4 2 होता है
8। तो एल शेल की कैपेसिटी है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही स्टोर हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड शेल पे जो है एम शेल। तो अब यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं क्योंकि तीसरा शेल है इसीलिए। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 9 2 ज़ा 18। तो यानी एम शेल में जो है गाइस, एम शेल में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने अरेंज हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एम शेल में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कैपेसिटी बढ़ रही है हर शेल की। जैसे जैसे शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। कैपेसिटी इन द सेंस कि वो अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकते हैं, अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो रख सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ शेल की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्थ शेल नंबर 4 है एंड 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 16 2 ज़ा होता है 32। तो यानी एन शेल जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। क्लियर। तो ये था उस स्कीम का जो सबसे पहला रूल है जो हमें बोरबरी स्कीम के थ्रू मिला है। कुछ 3 रूल्स दिए थे उन्होंने। तो पहला रूल तो यही है कि 2n² जो है हमें याद रखना है इस फॉर्मूले को, और इसी से हम क्या बता पाएंगे कि एक हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। क्लियर। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट रीजन क्या दिया था उन्होंने कहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं एक शेल में। एक ऑर्बिट या एक शेल में खाली 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर चाहे इसके लिए हमें इससे पहले वाले रूल को अकोमोडेट ही क्यों ना करना पड़े। तो पहले वाला जो हम रूल देख रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि शेल्स जैसे ही बढ़ते जा रहे थे तो उसकी जो कैपेसिटी थी उसमें इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की वो भी बढ़ रही थी। लेकिन दूसरे रूल में क्या कहा है कि मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन का कितना होना चाहिए सबसे बाहर वाले शेल में। सबसे बाहर वाले शेल में मैक्सिमम नंबर खाली 8 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा होता है तो क्या होगा, अगर उससे ज़्यादा होगा तो 8 के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसके बाद वाले शेल में जाएगा, उसी शेल में नहीं रहेगा। ये कहा है सेकेंड स्कीम में हमें। थर्ड कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। हाँ, तीसरी बात ये बोली, जब तक एक एग्जाम्पल चलो मैं देती हूँ आपको कार्बन का। कार्बन के पास कितने, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। एक पॉइंट है, जब आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो हमें क्या पता होगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक, हमें ये पता चल गया कि प्रोटॉन्स कितने हैं तो ऑब्वियस ही बात है प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में। तो हमें इसके लिए जानना ज़रूरी है कि एक जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। क्लियर गाइस। तो कार्बन की बात करें तो 6 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है के शेल, के शेल के बाद एल शेल। ठीक, ऐसे लिख देते हैं। के शेल में गया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं तो अब के शेल में नहीं जाऊंगा, मैं तो है ना एल शेल में जाऊंगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसको कहाँ जाना पड़ेगा, जब तक पहले वाला शेल भर नहीं जाएगा ये दूसरे शेल में जंप नहीं कर सकता। अनटिल एंड अनलेस जब यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, के की कैपेसिटी इतनी थी कि वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर सकता है, यानी वो अपने अंदर खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। तो बाकी का जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा अब वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एल शेल में। तो अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे चले गए हैं, एल शेल में बचे कितने, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे एल शेल में। के शेल में हो गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में हो गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और ये हो गया है हमारा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये जो 3 जो रूल्स थे जो बोरबरी स्कीम के थ्रू हमें मिले थे। सेकेंड रूल में क्या कहा था, सेकेंड रूल की अगर मैं आपसे एक और एग्जाम्पल के साथ बात करूँ, चलिए बात करते हैं लाइक कैल्शियम की। किसकी बात करते हैं, कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, ये कैसे जाएगा, के शेल, एल शेल, एम शेल। के में कितने गए, 2 गए। ठीक, तो 20 में से 2 गए तो 18 बचे। अब 18 में से 8 यहाँ कहाँ गए, 8 गए हैं एल शेल में। अब और कितने बचे, 8 + 2 हो गए 10, यानी अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को और करना है हमें इधर उधर।
तो यहाँ हमने m में कितने भेज दिए, अब आप मुझे बताओ m में जाएंगे गाइस 8, m में कितने जाएंगे 8 ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड रूल यही कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। क्लियर? अब कितने बचे, 8 + 8 16 + 2 18, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे n वाले ऑर्बिट में। क्लियर? तो ये हो जाएगा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप गाइस दिस इज क्लियर विद यू ऑल। ये है जो 3 रूल्स, उन्हीं के बेसिस पे जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको कौन से शेल में जाना है, किस में नहीं जाना है। जब तक बाहर अंदर वाले शेल भर नहीं जाएंगे, वो ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से उठ के जो जिसमें जाना चाहे उस शेल में जा सकता है, नहीं। until and unless the inner shell is filled, तब तक वो क्या होगा, तब जब इनर शेल भर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, वो दूसरे बाहर वाले शेल में जा पाएगा। ये थे गाइस हमारे कुछ रूल्स जो हमें बोरबरी स्कीम से मिले थे, और ये आपकी एनसीईआरटी बुक से टेबल ली गई है। यहाँ पे क्या बता रखा है, अब सुनो। हीलियम फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 है, तो यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 ही तो है। अब ये 1 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी मैम 1 ही होगा। नाउ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यानी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये तो खाली के शेल में ही जाएगा, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसमें प्रोटॉन्स हैं 2 और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 2 हो गए। तो ये क्या करेगा, खाली के शेल में ही तो गया, क्योंकि के शेल का क्या होता है, के शेल अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। ड्यूप्लेट मतलब उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और बाकी जो शेल्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। व्हाट दे कंप्लीट इज देयर ऑक्टेट। क्लियर? मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड, लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसमें प्रोटॉन्स भी 3 हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 2 तो गए के शेल में, अब के शेल के पास जगह नहीं बची, तभी तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एल शेल में गया। ठीक, वैसे ही ऐसे करते आएंगे। लास्ट हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल से क्लोरीन की। क्लोरीन में क्या हुआ है, 17 है उसका एटॉमिक नंबर, 17 ही क्या है उसमें प्रोटॉन्स और 17 ही क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा गाइस, 2 तो हो जाएंगे इसमें के शेल में, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। 17 में से 2 चले गए, बचे कितने, 15। ठीक, 15 में से हमने 8 किस में भेज दिए, अपने एल शेल में भेज दिए। अब क्या हुआ, ये भी हो गए कंप्लीट, बचे कितने, 7। ये 7 कहाँ जाएंगे, ये 7 जाएंगे एम शेल में। ठीक है, वैसे ही सेम हम बात करते हैं 18th एलिमेंट की, जो है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 18 ही है। अब आप देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 जाएंगे किसमें, के शेल में, फर्स्ट शेल में, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट है एल शेल, उसका भी क्या हो गया है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो 8 बचे वो कहाँ जाएंगे, एम शेल में। ये तो हो गए 18। मैंने आपको पहले भी कहा है गाइस, अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हैं, तो 9th स्टैंडर्ड के लिए आपको आपके 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स याद रखने ज़रूरी हैं, राइट? क्योंकि बहुत सडन क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल से कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बताओ, तब आप क्या करोगे जब आपको याद ही नहीं होगा तो, राइट? लाइकवाइज अब मैंने आपको लास्ट एक कैल्शियम का दिया था, अब बात करते हैं हम पोटेशियम की। किसकी बात करते हैं हम गाइस, वील टॉक अबाउट पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। ठीक, अब हमें इसको शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, KLMN, ये शेल्स है। 2 किस में गए, 2 इसमें गए, इसने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया। 8 इसमें गए, कितने हो गए, 10, और 8 इसमें गए, कितने हो गए अब 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने कर दिए हैं प्रॉपर की। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें कितने प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स भी 19 है और इसके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, 19 है। 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा 18 में से, हमारे पास अब 1 बचा है, वो 1
m के पास नहीं जाएगा, वो एक कहाँ जाएगा, वो 1 विल गो टू n के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। क्लियर गाइस? तो इसी के साथ यहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टॉपिक होता है खत्म। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जो है वैलेंसी। अब मैम ये वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी जानने से पहले मैं आपको बताती हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और उससे भी पहले मैं आपको बताती हूँ कि वैलेंस शेल क्या होता है। तो गाइस, एक एटम का, एक एलिमेंट या का जो एटम है उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वैलेंस शेल। दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। व्हाट इज वैलेंस शेल? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, सॉरी, जो आउटर मोस्ट शेल होता है एक एटम का, दैट इज द वैलेंस शेल। उस वैलेंस शेल यानी उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सबसे बाहर वाले शेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में और वैलेंस शेल के बारे में। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस बिकॉज दे डिसाइड द वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? एक एटम की वैलेंसी बताते हैं, एक एलिमेंट की वैलेंसी बताते हैं। अब वैलेंसी क्या होती है हम वो देखते हैं। वैलेंसी है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम गेन करेगा या लूज करेगा, किस लिए? खुद को स्टेबल करने के लिए। एट द एंड गाइस, एटम्स का क्या फंडा है? एटम्स चाहते हैं खुद को स्टेबल करना। क्लियर? एटम्स को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? जब उनमें क्या होगी, जब उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करते हैं, उनको या तो अगर उनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी से ले लेते हैं। ठीक, जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो किसी से लेना चाहेगा लेकिन ले नहीं पाएगा क्योंकि दूसरा बोलेगा मैं तुझे दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए या तो ये क्या करता है, शेयर करेगा। किसके साथ शेयर करेगा? जो दूसरा हाइड्रोजन का एटम होगा उसके साथ शेयर करेगा। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब गेन होते हैं, लूज होते हैं या फिर शेयर होते हैं एक एलिमेंट में, तो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है उस एलिमेंट की वैलेंसी। इसी के साथ मैं आपको बताती हूं कैसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट इज रिटन फर्स्ट सो एज टू कैलकुलेट द वैलेंसी। वैलेंसी निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है? एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो क्या होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, जिन एलिमेंट्स में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या करते हैं, वो हो जाती है उनकी वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना है? एक ही तो शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। ठीक, और मैं अगर लिथियम की बात करूँ तो लिथियम की भी 1 ही है। हम टेबल की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, आपको उससे ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। हीलियम की बात करूं तो हीलियम का ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट हो गया है, यानी ड्यूप्लेट मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और उसके पास 2 हैं, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। उसकी वैलेंसी हो जाएगी गाइस 0। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का आप देख सकते हैं 3 होता है एटॉमिक नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,1। तो इसके पास आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है? एल शेल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है? 1 हो गई है। वैसे ही बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी हो गई है 2। बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी हो गई है 3। वैसे ही हम देखते हैं सोडियम को। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,1।
यानी के शेल में 2, एल शेल में कितने गए 8, कितने हो गए 8 + 2 10, और 11 है तो एक कहाँ गया एम शेल में गया। तो अब एम शेल में जब आउटर मोस्ट शेल में कोई, नो मैटर गाइस, कोई भी शेल हो, फिर आउटर मोस्ट में फिर चाहे वो के शेल हो, एल शेल हो, एम शेल हो, एन शेल हो, कोई भी शेल हो, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन कैसे, खाली अगर 1, 2 या 3 में से आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो वो उसकी वैलेंसी होगी। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगर 3 से ज़्यादा है किसी में इलेक्ट्रॉन, यानी अगर किसी में 4, 5, 6, 7 इनमें से इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो उनमें क्या होगा, उनकी वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, उनकी वैलेंसी निकलेगी एक फॉर्मूला से, और वो फॉर्मूला है 8 - जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन की बात करते हैं गाइस हम कार्बन की। चलो बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसकी क्या है कॉन्फ़िगरेशन 2,4। ठीक, अब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है कितने हैं 4, तो कार्बन की वैलेंसी हो गई है 4। ठीक, कार्बन के बाद बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है गाइस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। के शेल में कितने जाएंगे, के शेल में जाएंगे मैम 2, एल शेल में कितने जाएंगे मैम, जाएंगे 5। ठीक है, तो अब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो इसकी वैलेंसी हो गई है 3। क्लियर है? और जिन इलेक्ट्रॉन्स में पूरे 8, जिन एलिमेंट्स में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक हम बात करें हीलियम क्या करता है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियॉन की। नियॉन की बात करते हैं, इसका जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 10, और 2,8 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसने भी देखो अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जो एलिमेंट अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेता है, इन द सेंस कैसे, यानी उसके आगे उसके पास कोई और शेल नहीं बचा है कि वो उसको इलेक्ट्रॉन दे दे। जैसे 10 था तो 2,8 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब ये किसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा या किससे लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर गाइस? तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ हमने वैलेंसी भी पढ़ लिया है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बता दिया है क्या होता है। आई होप इट इज़ क्लियर विद यू ऑल। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एटॉमिक मास और जो नंबर था उसके बारे में भी बता दिया था, मास नंबर के बारे में भी। क्लियर? अब हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर में, जो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, ट्रस्ट मी। आई होप अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और समझ में आया हो कुछ भी इससे, तो वीडियो को लाइक करो फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अगर आप चैनल पे नए हो तो, क्योंकि गाइस सिंकोरी एजुकेशन वर्क्स फॉर शिक्षा, यहाँ पे किसी भी 2 या 3 वीडियो के बाद आपको कोई भी तरीके का अमाउंट पे करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है सिर्फ आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम गाइस आइसोटोप्स वाले यूनिट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।